बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आज फिर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत एक तरह से इसे कह सकते हैं। सीहोर के नसरुल्लागंज से सीएम इसकी शुरुआत करेंगे। 462 जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा और अब हितग्राही बेटी को 55,000 रुपए मिलेंगे। इससे पहले ये राशि कम थी, अब 55,000 रुपए। इसमें कैश भी शामिल है, इसमें मदद भी शामिल है। 11,000 रुपए का चेक इसमें रहेगा। 6,000 रुपए अतिरिक्त खर्च के लिए दिए जाएंगे, बाकी सामान की शक्ल में दिए जाएंगे। और सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, पूरे आयोजन के बारे में जानकारी दें। कब, कितने बजे, कहां यह आयोजन होगा? इसके अलावा जो 55,000 की मदद है वो किस तरह से मिलेगी? वो पूरी कैश रहेगी या सामान की शक्ल में रहेगी? जितेंद्र। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो आज से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह की शुरुआत होने जा रही है और नसरुल्लागंज इस जिले में यहाँ पर ये बड़ा आयोजन होगा जहाँ पर विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अगर बात करें तो पहले 51,000 की राशि दी जा रही थी, मगर अब 55,000 की राशि कर दी गई है, जिसमें 11,000 रुपए का नगद जो रहेगा वो सुरक्षा राशि रहेगी जो वर वधू को दी जाएगी। और उसके अलावा अगर बात करें तो उसमें कई सारे तमाम तरह के बर्तन है और घर के जुड़े हुए जो सामान होते हैं वो दिया जाएगा। तो सप्लीमेंट भेंट के रूप में सरकार की तरफ से इस तरह से ये वर वधू को दिया जाएगा सामान। कह सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्योंकि जो ऐसे गरीब परिवार जो अपने बेटे और बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं उनके लिए कोरोना के 2 साल काफी संकट भरे रहे, मगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह योजना फिर से लागू हो रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नसरुल्लागंज पहुंचेंगे और वहां पर इस कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। और जिला प्रशासन और साथ ही जो है पूरे कलेक्टर ने इस पूरी व्यवस्था को लेकर काफी तैयारियां कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और अहम खबरों को लेकर भी जितेंद्र से आगे हम चर्चा करेंगे। और अब भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको दे दें। देर रात वीआईपी रोड इलाके में झाड़ियों में आग लग गई। सड़क किनारे झाड़ियों में आग लगी और देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई। भीषण हो गई ये आग। हालांकि दमकल जो है उन्हें तत्काल इत्तला दी गई, फायर ब्रिगेड को तत्काल इत्तला दी गई, दमकलें पहुंची और फिर इस आग पर काबू पाया जा सका। सड़क किनारे लगी झाड़ियों में आग लगी और उसके बाद इस आग पर काबू भी पा लिया गया। यह वीआईपी रोड का नजारा है जहां पर झाड़ियों में आग लगी और देखते ही देखते यह आग फैलती चली गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही। बहुत बहुत सावधानी बरतने की जरूरत, सतर्कता बरतने की जरूरत। वीआईपी रोड इलाके की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां देर रात ये आग लगी। सड़क किनारे झाड़ियों में ये आग लगी थी और जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, देर रात झाड़ियों में ये आग लगी और देखते ही देखते ये आग फैल भी गई। ये अच्छी बात के समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, मगर ये जो आग है ये रहस्यमयी आग है। ये हर साल इस तरह से लगाई जाती है, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह से आग लगाई गई थी। हालांकि कह सकते हैं कि जिस तरह से जो कैचमेंट एरिया है वहां पर किसी तरह से अतिक्रमण को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से आग लगाई जा रही है। पिछले कई सालों से वहां के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर यह आग वहां लगाई जाती है। जो खानू गांव उसके आसपास के जो इलाके वहां पर यह आग देर रात लगाई जाती है रहस्यमयी आग को बुझाने के लिए। हालांकि निगम अमला पहुंचा मौके पर, मगर इसकी जांच होना चाहिए कि आखिरकार इसी स्थान पर अक्सर आग क्यों लगाई जाती है। क्या किन्हीं माफियाओं का इस जमीन पर नजर या फिर उनके कब्जे को लेकर इस तरह से आगजनी कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। लेकिन जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जितेंद्र ने जिस बात का जिक्र किया, रहस्यमयी आग, दरअसल सारा पेंच इसी शब्द में है। अगली बड़ी खबर, अहम खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल के दौरे पर रहेंगे और उनके दौरे के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। पदाधिकारियों की वो बैठक लेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता अमित शाह का जोरदार स्वागत करेंगे। कल उनका ये दौरा होना है और इससे पहले प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक वीडी शर्मा लेंगे।
बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पहले ये दौरा जो था वो तकरीबन 6 घंटे का था, बाद में इस दौरे को बढ़ाकर 8 घंटे का किया गया। तो ये जो 2 घंटे हैं, यही दरअसल 2 घंटे सबसे ज्यादा भारी विपक्ष पर पड़ने वाले हैं। किस बात के मद्देनजर? इस बात के मद्देनजर कि इस 2 घंटे में जो मंथन, चिंतन, मनन और रणनीति के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी वो भारी पड़ेगी विपक्ष को, जिस तरह से अब तक पड़ती आई है। तो 6 घंटे का उनका दौरा 8 घंटे का किया गया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह के स्वागत में लगे पोस्टर से पूरा शहर पटा हुआ है। सबसे ज्यादा पोस्टर भोपाल के मालवीय नगर, कमला पार्क, वीआईपी रोड, न्यू मार्केट और बीजेपी दफ्तर के आसपास के इलाके में लगे हैं। जो पोस्टर और होर्डिंग लिखे हैं उसमें लिखा हुआ है, भारत माता का लाल, शेर आ रहा भोपाल। हो जाता है कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है ज्यादातर जोश में कि शेर आ रहा भोपाल, लेकिन पोस्टर हमें बाघ का लगाना पड़ता है, फोटो बाघ का, टाइगर का लगाना पड़ता है। वैसे भी टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश। तो खैर वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। भारत माता का लाल और शेर आ रहा भोपाल, ये पोस्टर लगे हुए हैं। मंत्री अमित शाह कल भोपाल आ रहे हैं और उनके आने के स्वागत को लेकर भोपाल को होर्डिंग से सजा दिया गया है। अलग अलग तरह के स्लोगन राजधानी भोपाल में आपको स्वागत करते हुए नजर आ सकते हैं, जिनमें आप देख रहे हैं ये पहला स्लोगन है कि भारत माता का लाल, शेर आ रहा भोपाल। अमित शाह जी को इस तरह से संबोधित किया गया है क्योंकि उनके कार्यकाल में कई सारी ऐसी तमाम बड़ी योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है, चाहे वो सीए वाला मामला हो, चाहे 370 का मामला हो या अन्य कई मामले हो, 3 तलाक वाले मामले हो। ऐसे कई सारे मामलों को लेकर यहाँ पर होर्डिंग में स्लोगन लिखे गए हैं और उनके आने के स्वागत के यहाँ पर कई जगह होर्डिंग तरह तरह के लगाए गए हैं। अगर बात करें तो राजधानी में तकरीबन ऐसे 100 से ज्यादा होर्डिंग लगा दिए गए हैं, जिनमें बड़े बड़े स्लोगन में स्वागत के तौर पर लिखा गया है कि स्वागत है आपका। तो कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में इस समय सुरक्षा के लिहाज से भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इस तरह के होर्डिंग, स्लोगन, स्वागत द्वार बनाकर जगह जगह लगाए गए हैं। अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में इस समय होर्डिंग से ही पूरा शहर पाट दिया गया है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और लगातार जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तो जितेंद्र, कल दौरा है और पोस्टर्स, तमाम पोस्टर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल आगमन है, मगर उनके आने के पहले ही भोपाल शहर में हर जगह होर्डिंग लगा दिए गए, जिनमें अलग अलग स्लोगन नजर आ रहे हैं। आपने देखा हो कि किस तरह से उन्हें शेर से संबोधित किया गया है। और अगर बात करें तो कई सारी ऐसी योजनाएं, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, 370 का मामला हो या फिर कश्मीर या आतंकवाद से जुड़े मामले हो, इन सारे मामलों का जिक्र किया गया है, उन्हें बधाई दी गई है और स्वागत में ऐसे कई सारे तमाम होर्डिंग, अगर बात करें तो एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक लगाए गए हैं और लाल परेड से लेकर जहां बीजेपी कार्यालय है वहां तक रोड शो होना है, तो जगह जगह ऐसे बड़े होर्डिंग लगा दिए गए हैं जिनमें उनकी कई सारी खूबियों का जिक्र किया गया है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के झंडों से और होर्डिंग से इस समय शहर पूरा पटा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ लगातार जितेंद्र बने रहिएगा। जितेंद्र अपना सवाल भी कर सकते हैं। बेहद खास लोग, रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय सिंह यादव साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, पहला सवाल आपसे ही बन जाता है, भारत माता का लाल, शेर आ रहा भोपाल, आपका रिएक्शन? देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल प्रचार प्रसार और प्रोपोगेंडा तक सीमित रह गई है। ये एक तरह का प्रोपोगेंडा के अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं तो देश के हालात जो हैं वो किसी से छुपे नहीं है। किस तरह से भाजपा सरकार में आम जनता परेशान है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सभी मोर्चों पे भाजपा विफल हुई है। ऐसे में केवल और केवल झूठा प्रचार और झूठा प्रोपोगेंडा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं, अपना प्रोपोगेंडा और एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता सब समझती है, जनता सब जानती है किनके काल में लोगों को कोरोना से मौत हुई, दवाइयां नहीं मिली, किस तरह से देश में दंगे हो रहे हैं, गृह मंत्री असफल हो रहे हैं, ये सब चीजें जनता के सामने। बिल्कुल अजय जी, थोड़ा सा सवाल चेतक ब्रिज पर रहेगा और रणनीति पर भी सवाल रहेगा। रजनीश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश जी, प्रोपोगेंडा है ये, कांग्रेस को लगता है?
कांग्रेस को क्या लगता है इसका कोई महत्व नहीं। अगर इनको यही समझ में आ रहा होता तो कांग्रेस की दुर्दशा पूरे देश में नहीं हो रही होती। कांग्रेस की दुर्दशा बीते राज्यों के चुनाव में नहीं होती और देश के चुनाव में नहीं होती। इतिहास में पहली बार ये लोकसभा में भी इतने कम संख्या में नहीं होती। जितनी तारीफ आजकल ये पीके की कर रहे हैं उतनी राहुल गांधी की भी नहीं की इन्होंने, कि वो कितनी रणनीति बनाते हैं और कैसे चुनाव प्रचार चलाते हैं। खैर, इनका कांग्रेस का इससे दिवालियापन राजनीतिक उजागर होता है कि ये बाहर के जो कंसल्टेंट, पॉलिटिकली कंसल्टेंट है, उसकी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, अपने नेतृत्व की नहीं। अपने नेतृत्व की नाकामी, निकम्मापन लगातार ये उजागर करते हैं। इनके ऊपर इनका है, ये विपक्ष में है और क्या चाहते हैं कि पक्ष की जो पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, वो इनका काम भी करने लगे। ये एसी में बैठ के केवल बैठकें करेंगे, धरना प्रदर्शन हम करें क्या? जनता के बीच में हम जाएं क्या? ऐसे मुद्दे हैं, वैसे मुद्दे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं साहब? आप तो एसी में बैठे हो ना तसल्ली से, आप तो बंद कमरे की केवल बैठक में मशगूल होना। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच हैं, जनता के साथ हैं, सरकार में हो तो और संगठन के तौर पर हो तो। आप तो कहीं नहीं है, नदारत है। आपका तो टारगेट जो था सदस्यता का वो भी पूरा नहीं हो रहा। 1 लाख सदस्य डिजिटल बने हैं, जिस पर आश्चर्य आपके ही राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है मध्य प्रदेश के बारे में। खबरें छपी हैं आज के लीडिंग न्यूज़पेपर में। ठीक है रजनीश जी, वक्त हमें दरअसल खरगोन की तरफ मुड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश अग्रवाल साहब। अजय सिंह यादव साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए थे, जितेंद्र आपका भी धन्यवाद। खरगोन का रुख करना होगा। खरगोन में आज भी कर्फ्यू जारी रहेगा, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक की छूट मिली है। एक और खास बात कि कपड़ा और ज्वेलरी की दुकानें भी अब खुल गई हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस पहले ही छूट के दायरे में आ गए थे, कल से ही वो खुलने लगे, लेकिन पेट्रोल पंप पर छूट लागू नहीं होगी, ढील लागू नहीं होगी और वाहनों पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा। 2 अपडेट। इधर खरगोन हिंसा के मामले में फरार 106 आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक ने 10-10 हजार रुपए के इनाम का ऐलान किया है। इनमें 2 फरार आरोपी भी शामिल हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की सूची जारी कर दी गई है। कुल इनाम की बात अगर कर ली जाए तो यह होता है 10,60,000 का। आज हम लोगों के द्वारा जो उपद्रवी हैं, जो कि अभी एब्सकॉन्ड हैं, उनके ऊपर 10,000 के इनाम किए गए। ऐसे करीब 106 आरोपियों के ऊपर इनाम किए गए हैं और इसके अलावा हम लोग के प्रयास इन लोगों के लिए जारी हैं। लगातार हमारी टीम लगी है, जनरली इन लोगों को भी हम लोग पकड़ लेंगे। कितने हज़ार रुपये सर? 10,000 के नाम किए सबको। ये आरोपी किस प्रकार से इनके नाम है और फुटेज थी या सीसीटीवी? ये सब वीडियो फुटेज से आइडेंटिफाइड है और कुछ विक्टिम्स के द्वारा बताए गए, जिन लोगों ने, जो आई विटनेसेस हैं, जिन्होंने एफआईआर कराई हैं, उनके द्वारा बताया गया। तो खरगोन में किस तरह की स्थितियां हैं, आशुतोष हमारे सहयोगी लगातार वो अपडेट हमें खरगोन का देते हैं। आशुतोष के पास आपको लिए चलते हैं। आशुतोष, आज छूट मिली है, कपड़ा ज्वेलरी दुकान भी खुलेगी और आरोपियों पर इनाम का ऐलान, तो क्या ये माना जाए कि अब ये शिकंजा कसेगा और आरोपी अब सलाखों के पीछे होंगे? आशुतोष। बिल्कुल ललित, आप सही बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार चाहे व्यापारी संघ हो या आमजन हो, उनकी मांग हो रही थी कि जो उपद्रव हुआ था, जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, वीडियो वायरल हुए थे और लोग उसमें चिन्हित हो रहे थे, तो कुल मिलाकर ये बोला जा रहा था कि भाई जो आरोपी हैं या जो उपद्रवी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो उसको लेकर पुलिस के द्वारा पूरी एक सूची जारी करी गई, जिसमें 106 लोग हैं, 2 अज्ञात हैं, 104 लोगों के नाम जारी किए गए हैं और 10,60,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये प्रति आरोपी पे इनाम की राशि घोषित की गई है। तो उसके बाद निश्चित ही लोगों में एक जिज्ञासा थी कि भाई ये नाम आना चाहिए सामने और कार्रवाई होना चाहिए। तो पुलिस ने एक सख्त कार्रवाई की है। इसके लिए स्पेशल टीम भी ललित बना दी गई, इनकी धरपकड़ के लिए, पूछताछ के लिए किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से 10 तारीख को, जो 10 अप्रैल को घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद जो है ये आरोपी सब है जो फरार हो गए थे, फरार होने के बाद अब पुलिस जो है उनकी तलाश में जुट गई है। और जहां तक कर्फ्यू की ढील का सवाल है, लगातार कर्फ्यू की ढील चल रही है और आज जो है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक की ढील दी गई है। इसमें सराफा बाजार भी खुला, कपड़ा दुकान भी खुली है। तो बुधवार को जैसे बैंक खुले थे, तो लोगों को अब जो राहत है, लगातार राहत मिल रही है और ऐसी उम्मीद भी व्यक्त की जा रही है कि दोपहर में भी प्रशासन के द्वारा 3 से 5 या
अन्य समय पे भी छूट दी जा सकती है। और आज जो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, जो जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। वो कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जो क्षेत्र है वो क्षेत्र का जायजा भी लेंगे जहां हिंसा हुई थी, उसका उनके जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ललित जी जी एक बात और है कि कल जो ढील थी वो कुछ ज्यादा थी, आज फिर ढील में कमी की गई। कोई खास वजह, कोई खास इनपुट, इंटेलिजेंस को किसी प्रकार का कोई संदेह? आशुतोष, अधिकारी से हमारी बातचीत हुई, अधिकारी अभी इस बारे में स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं और संभवतः इसमें कोई ना कोई कारण जो आ रहा है। और इस बारे में जो अंकित जायसवाल IPS उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर मैडम को कुछ फीडबैक मिला है, उसके आधार पर ये छूट बंद दी गई। उन्होंने एक और कारण बताया कि जिस प्रकार से खरगोन में 43 से 44 डिग्री तापमान चल रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही, तो जो पुलिसकर्मी है जो सुरक्षा में लगे हुए हैं उनको भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, तो वो भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि इस बारे में कुछ स्पष्ट अधिकारियों ने नहीं बोला। अधिकारी ये जरूर बोल रहे हैं कि ढील जो है लगातार दी जाएगी, राहत लोगों को लगातार दी जाएगी और इसको लेकर लगातार हमारी समीक्षा चल रही है। समीक्षा के बाद ही हम निर्णय लेते हैं। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आशुतोष, लगातार उनकी नजर बनी हुई है और आगे भी हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे खरगोन के। इधर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज छत्तीसगढ़ को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित समारोह में नितिन गडकरी 9,240 करोड़ की लागत की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें कचना खमाड़ी मार्ग है, रायपुर विशाखापट्टनम रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज का शिलान्यास है, मनेन्द्रगढ़ सूरजपुर और चिल्फी कवर्धा सड़क अपग्रेडेशन है, इनका लोकार्पण होगा इस परियोजना का। कार्यक्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागरिक विमानन राज्य मंत्री VK सिंह, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शामिल होंगे। इस समारोह में 9,240 करोड़ की लागत से कुल 1,017 किलोमीटर लंबाई की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, पूरी जानकारी विस्तार से, बड़ी सौगात आज छत्तीसगढ़ को मिलेगी। जी बिल्कुल ललित, और सौगातें भी जो मिलने जा रही है वो एक तरह से बड़ी सड़क परियोजनाएं हैं। और बड़ी सौगात इसलिए भी क्योंकि ये कहा जाता है कि जहां सड़क पहुंचती है वहां तक विकास पहुंचता है, और कुछ ऐसा ही अभी छत्तीसगढ़ में आज होने वाला है, जहां पर बड़ी जो योजनाएं हैं उसका यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण होने जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काफी राहत की बात होगी, क्योंकि जिस तरह से कई मार्ग हैं जहां पर सड़कें बननी प्रस्तावित थी और उनको अभी मंजूरी मिली है, और जो कार्यक्रम अभी निर्धारित किया गया है तकरीबन 11 बजे जो है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर पहुंचेंगे, और जो उनका शेड्यूल आया है उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे का जो समय रहेगा, 11 बजे से एयरपोर्ट से सीधे वो रायपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना होंगे और यहां पर योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। बताया जा रहा है कि 9,240 करोड़ की ये पूरी परियोजना है, जिसमें 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें छत्तीसगढ़ में बनने वाली हैं और 33 परियोजनाएं हैं। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी सौगात के रूप में ही इसे देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत यहां पर शामिल होंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह शामिल होंगी। तो कुल मिलाकर के यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो एक साथ एक ही मंच पर दिखाई देने वाले हैं। लिहाजा ये भी दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दृष्टि से किनके क्या बयान आते हैं, किन नेताओं के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, तो ये भी देखना एक तरह से दिलचस्प होगा। हालांकि जो सौगातें मिल रही है वो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर साबित होने वाली है। जी देवव्रत, एक और वजह, ये आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि सियासी बयानबाजियों के सिलसिले खैर हमेशा चलते हैं, और अब चूंकि 2023 आएगा तो केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से इस बात का माइलेज लेने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात देवव्रत ये भी है, छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, छत्तीसगढ़ के विकास की रफ्तार में सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। सड़कों की स्थितियां उतनी है नहीं जिस रफ्तार से छत्तीसगढ़ दौड़ सके, उस लिहाज से ये परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। देवव्रत जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, और जैसा मैंने कहा ही था कि जहां तक सड़क पहुंचती है विकास के द्वार वहीं से खुलते हैं, और ये कहा जाता है कि सड़क जहां जहां तक के जाती है वहां वहां तक अपने साथ विकास के रास्ते लेकर के जाती है, क्योंकि उसी जगहों पर लोगों का आवागमन होता है, लोगों की पहुंच होती है, दूसरे राज्यों से जुड़ाव होता है, दूसरे शहरों से जुड़ाव होता है, तो ऐसे में संभावनाएं जो है वो जन्म लेती हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके हैं जो भी जहां पर अभी भी सड़कों का अभाव है और दिक्कतें हैं वहां पर लोगों के सामने, तब ऐसी स्थिति में जो 33 परियोजनाएं जो छत्तीसगढ़ में बनने वाली है और कुछ ऐसी भी हैं जो जिस पर काम भी चल रहा है, तब ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पे ये 9,000 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं, जो सौगातें हैं, वो छत्तीसगढ़ के काम आने वाली है। 1,000 किलोमीटर से जो ज्यादा की सड़कें छत्तीसगढ़ में बनेगी, निश्चित तौर पे ये विकास की संभावनाओं को जन्म देने वाली होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल देवव्रत, ये सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, कुछ चर्चा गर्मी पर भी अभी हम देवव्रत से करने जाएंगे। छत्तीसगढ़ में दरअसल भीषण गर्मी का कहर जारी है। भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां तय वक्त से पहले कर दी गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने 24 अप्रैल से स्कूलों की छुट्टी करने के आदेश जारी किए हैं। 14 जून तक ये छुट्टियां जारी रहेंगी, गर्मी की छुट्टियां जिन्हें आप कहते हैं। 15 जून से स्कूल खुलने की शुरुआत हो जाएगी। तो 24 अप्रैल से 14 जून तक छुट्टियां और बाकायदा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, वक्त से पहले छुट्टियां देनी पड़ी, लेकिन पारा जब अधिकतर शहरों में 40 और 44 के पार जा रहा हो तो यह अच्छा फैसला है। देवव्रत जी, क्योंकि एक तरह से जिस तरह से सूरज की तपिश देखने को मिल रही है पूरे छत्तीसगढ़ में, न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि बिलासपुर, रायगढ़ और बाकी जो जिले हैं वो भी सूरज की तपिश से जल रहे हैं। आसमान में आग उगल रही है और देखने को ये मिल रहा है कि लगातार जब स्कूल अभी चल रहे थे, भले ही मॉर्निंग शिफ्ट में चल रहे थे, लेकिन जब तक छुट्टी होती थी तब तक ये दिक्कतें हो जाती थी कि काफी गर्मी होने लगती थी और दोपहर जिस तरह से सुबह 10 बजे के बाद ही दोपहर 2 बजे जैसा माहौल दिखाई देने लग रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में ये जरूरी था कि इस तरह का कोई फैसला लिया जाए। राज्य सरकार द्वारा ये फैसला छात्रों के हित को देखते हुए लिया गया है, और क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो 15 जून तक के तो रहती थी, लेकिन 30 अप्रैल से ये शुरू होती थी। लेकिन इस बार गर्मी को देखते हुए ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि 24 अप्रैल से गर्मी की जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो जाएगी। 15 जून से फिर एक बार स्कूल खुलेंगे, यानी कि 14 जून तक के ये छुट्टियां चलेंगी। तब ऐसे में ये छात्रों के लिए, नौनिहालों के लिए एक तरह से काफी बड़ी राहत है। एक बात यहां पर और भी बताना चाहूंगा कि क्योंकि अभी कई जो स्कूल्स हैं वहां पर असाइनमेंट भी चल रहे हैं और उनकी एंड लाइन जो है वो 25 अप्रैल तक के रखी गई है। लिहाजा ये छात्रों को ये कहा गया है कि स्वेच्छा से छात्र पहुंच करके वहां पर अपना असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर कुछ कक्षाओं की परीक्षाएं भी बची होंगी तो वो भी 25 अप्रैल से पहले निपटा ली जाए। तो कुल मिलाकर के ये पूरा जो आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि सूरज की तपिश बच्चों को ना झेलनी पड़े, और क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ और बाकी इलाकों में, तब वहां पर पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है कि लू के हालात बन सकते हैं। 45 डिग्री से के आसपास यहां पर पारा पहुंच गया है और आने वाले दिनों में गर्मी और झुलसाने वाली है। लिहाजा एक तरह से बच्चों के लिए राहत भरा फैसला इसे कहा जा सकता है। जी, और ब्रेक के बाद खबर झटके की। दुर्ग में दूध की कीमतें बढ़ सकती हैं। प्रगतिशील दुग्ध उत्पादक समिति ने दूध के दाम में वृद्धि करने का फैसला लिया है और यह वृद्धि होगी तकरीबन 5 रुपए प्रति लीटर तक। दाम बढ़ाने को लेकर सहमति बन गई है। 25 अप्रैल से दूध की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। हमने देखिए कम से कम 15 से 20 दिनों से हमने प्रयास करके रखा, बैठ के ले रहे हैं। पूरे दुर्ग जिले में 400 से 500 डेयरी वाले हैं। हर जगह जा करके जहाँ जहाँ गोकुल नगर बने हैं, जहाँ जहाँ डेयरियाँ एकत्रित डेयरियाँ हैं वहाँ पे हैं, और ये हम 25 तारीख से सारे सब जगहों ने निर्णय ले लिया है कि 25 तारीख से ये रेट हमने लागू कर देंगे और हमको उस बेचना शुरू करेंगे। ये हमारा पूरा प्रयास है और बैठकें हो रही है, प्रयास चल रहा है सब जगह से। और अब बैतूल से बड़ी खबर। आईपीएल मैच के दौरान बुकिंग करते 2 सट्टेबाज गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया है। 3 लाख से ज्यादा की नकदी जब्त की गई है। मोबाइल, हिसाब किताब,
की जो डायरी होती है वो भी जब्त की गई है, जिससे सच्चा पर्ची भी जानते हैं आप लोग। और आईपीएल मैच के दौरान ये बुकिंग कर रहे थे। 2 सट्टेबाज गिरफ्तार किए गए। 3 लाख से ज्यादा की नकदी इनके पास से जब्त की गई है। मामला ये है कि एक रिजवान खान पिता महबूब खान, ये निवासी महावीर वार्ड टिकारी के हैं। तो इनके बारे में पता चला था कि ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास कहीं गंज में ये आईपीएल का सट्टा हार जीत का दांव लगा रहे हैं। तो उस सूचना के आधार पर टीम रवाना हुई और इनको जाके पकड़ा गया। वहाँ पे तलाशी ली गई तो इनके पास एक मोबाइल मिला जिसपे ये आईपीएल वगैरह का चल रहा था और पुराने हिसाब किताब भी थे उसमें। और इनके पास से एक डायरी, पेन और मोबाइल फ़ोन के अलावा नकदी में 2,47,500 रुपये मिला है। तो नकदी में 2 लाख से ज्यादा की बरामदगी हुई है। ऋषु नायडू हमारे संवाददाता बैतूल, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, 2 लाख से ज्यादा की नकदी, मतलब नेटवर्क तगड़ा भी है, बड़ा भी है और रसूख वाले भी शामिल होंगे। जी हाँ, सही कहा आपने। 2 आईपीएल में सट्टा जो लगा रहे थे, बुकिंग कर रहे थे सट्टेबाज, एक के पास से तो तकरीबन 2,47,500 की नकदी मिली है। दूसरा जो आरोपी है उसके पास से भी 38,700 रुपए की नकदी मिली। इस तरह से लगभग 2,87,000 यानी समझ लीजिए तकरीबन 3 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। जो छोटे बुकी होते हैं उनके पास कभी भी इतनी नकदी नहीं होती है। और सूत्रों के मुताबिक ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा है ये जिले के बाहर से चल रहा है। जो इनके सरगना है वो जिले के बाहर बैठ के पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। हालांकि पुलिस अब ये दावा कर रही है कि इन छोटे जो ये कह सकते हैं प्यादे हैं, इनके माध्यम से पुलिस बड़े नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कब तक होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। जी, और ऋषु, ये देखकर लगता है, ये तरीका देखकर लगता है, जैसे आपने कहा कि सरगना बाहर बैठकर इसे ऑपरेट कर रहा है, इसे देखकर लगता है कि तकनीक का पुलिस से कहीं ज्यादा बेहतर इस्तेमाल बुकीज करने लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, तकनीक का बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल जितने भी जो बुकी पकड़ाते हैं, सट्टेबाज पकड़ाते हैं, उनके पास से लैपटॉप और एंड्रॉइड फोन लगभग हर व्यक्ति के पास है। इस तरह के जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें ये मिलना आम बात हो गई है और इसका बहुत ही ज्यादा जो है दुरुपयोग जो है ये कर रहे हैं आईपीएल सट्टे के लिए। और इसमें युवा पीढ़ी भी बुरी तरह से जो है लिप्त हो रही है, बर्बाद हो रही है। जी ऋषु, क्या ये माना जाए कि कार्रवाई अभी जारी रहेगी और इसके नेक्सस तलाशे जाएंगे, लिंक तलाशी जाएंगी? जी देखिए, अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि पुलिस ने जो है पकड़े गए आरोपियों से कितनी और क्या पूछताछ की है। हालांकि सट्टे और जुए के मामलों में इतनी धाराएं इतनी कमजोर होती है कि जमानत बड़ी आसानी से मिल जाती है। इस कारण से जो है बड़े सरगनाओं तक पुलिस आमतौर पर नहीं पहुंच पाती है। लेकिन इस मामले में देखना होगा पुलिस ने क्या तहकीकात की है, क्या पूछताछ की और कब तक वो बड़े सरगना तक पहुंचेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु इस तमाम जानकारी के लिए। और अब छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि वैज्ञानिक चंद्रशेखर खरे गिरफ्तार। कृषि वैज्ञानिक चंद्रशेखर खरे गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप इन पर लगा है। महिला के आरोप पर एफआईआर दर्ज की गई थी और अब कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांजगीर कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ है चंद्रशेखर, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। और अब कोंडागांव से मिल रहा है बड़ा अपडेट। अगवा नाबालिग तमिलनाडु से बरामद कर ली गई है। 5 महीने से यह नाबालिग लापता थी। परिजनों ने रिपोर्ट भी करवाई और उसके बाद ही लगातार कार्रवाई हुई। अपहरण और रेप के आरोप में एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। रामदेव इसका नाम है आरोपी का और इसे जेल भेज दिया गया है। तो 5 महीने बाद नाबालिग बरामद, तमिलनाडु से इसे बरामद किया गया। रतलाम के बागरौद में झुकी हुई पानी की जर्जर टंकी बीती रात भरभरा कर ढह गई। इस जर्जर टंकी को गिराने का काम लगातार चल रहा था, लेकिन इसी दौरान ये टंकी झुकने लगी और इसके बाद इस टंकी को गिराने का काम रोक दिया गया।
अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक आसपास के घरों को खाली करवाया गया। पूरी सुरक्षा के साथ इस टंकी को गिराया गया। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, पानी की टंकी, जर्जर पानी की टंकी, और लंबे अरसे तक पानी की सप्लाई इसी के भरोसे रही होगी। लेकिन एक आयु हर निर्माण की होती है और वो पूरी होने के बाद, जर्जर होने के बाद जब वो आसपास के लोगों के लिए खतरा बन जाती है, उसे इसी तरीके से ढहाया जाता है। हालांकि पूरी कार्रवाई से पहले ही एक तरफ झुकने लगी और इसके बाद इसे गिराने का काम रोका गया। थोड़ी देर में स्वतः ये टंकी गिर गई। सुधीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दें। एक बात और कि निकाय की जिम्मेदारी या प्रशासन की जिम्मेदारी लोगों के लिए मुफ्त का मनोरंजन हो गई। सुधीर जी बिल्कुल, लोगों के लिए मुफ्त का मनोरंजन हो गई। दरअसल ये जो टंकी है, बांगोर गांव का पूरा मामला है, ये अपनी उम्र पूरी कर चुकी थी और रतलाम कलेक्टर ने इसको गिराने के जो है टेंडर जारी करने की बात अपने ग्राम पंचायत से की थी। पंचायत ने टेंडर कॉल किए। उसके बाद जब इसे गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई, जब इसका प्लास्टिक ढलाने की प्रोसेस की जा रही थी, उसी समय ये टंकी जो है आसपास के घरों की ओर झुकने लगी थी। तो यह देख के जो यह तोड़ने का काम था उसे रोका गया, आसपास के घरों को खाली करवाया गया और जिला प्रशासन की जो आला अधिकारी है उनको इत्तला की गई कि टंकी अब किसी भी समय गिर सकती है। तो हुआ यही बिल्कुल कि आसपास के घरों को खाली जरूर कराया गया था, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई और टंकी जो है जहां उसे गिरना था उसी जगह पे गिरी। लेकिन लोगों का मनोरंजन खासा हुआ। लोगों ने पूरी रात जो है रत जगह किया, क्योंकि 8 बजे से रेस्क्यू चालू हुआ था, जो रात में करीब 1:30 पौने 2 बजे खत्म हुआ। राहत की बात यही रही कि किसी भी घर के ऊपर यह टंकी नहीं गिरी और लोगों ने मलबा हटा के जो है यहाँ पे आवाजाही को चालू किया। जी चलिए, धन्यवाद सुधीर। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो कुछ सेकंड्स का खेल और पानी की ये विशालकाय टंकी धड़ाम हो गई। रतलाम के जावरा से अगली खबर। एक व्यक्ति ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। पेशे से कबाड़ का कारोबार करने वाले काले खां ने 80,000 की नकदी और लाखों के आभूषण से भरा बैग उसके मालिक को लौटाया। कबाड़ खरीदने के दौरान ये बैग उनके पास आ गया था। अब काले खां की ईमानदारी पर जावरा के विधायक राजेंद्र पांडे ने उन्हें सम्मानित भी किया है। 75,000 रुपये और कुछ ऊपर थे, वो मैंने गिनती करी थी। और बाकी की जो ये रकम, ये सोने की बाली, वो कंगन, पायजाब, चुटकी, ये छोटा मोटा सामान, ये सब। ये तकरीबन अनुमानित कीमत क्या होगी इस सारे सामान की? 4 लाख रुपए करीबन सबके। और सहयोगी सुधीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, भले ही काले खां काम कबाड़ का करते हों, पर उनकी ईमानदारी 100% मिसाल देने लायक। बिल्कुल ईमानदारी मिसाल देने लायक है। काले खां खुद बेहद गरीब है। इतनी रकम और इतने जेवरात देख के वाकई किसी का भी ईमान आसानी से डोल सकता था, लेकिन काले खां ने अपने ईमान पर कायम रहे। और यह जो है संदीप राठौर, जिस शख्स का नाम सामने आया है, उसके घर से इन्होंने 2 दिन पहले बड़ौदा गांव में कबाड़ खरीदा था। कुछ डब्बे आए थे इस कबाड़ के अंदर, उससे उन्होंने मौके पर चेक नहीं किया, लेकिन जब घर जाके उन्होंने तलाशा तो पता लगा कि उन डब्बों के अंदर ज्वेलरी थी और कैश भी था। करीब 75 से 80,000 का कैश था और उसी के साथ ही जो है कुछ ऑर्नामेंट्स भी थे। तो उस आभूषणों में करीब चांदी और सोने के जेवरात थे, जिनकी कीमत करीब 3.5 से 4 लाख बताई जाती है। तो ये एक बड़ा कुल मिला के एक ईमानदारी की बात है कि काले खां ने उस शख्स को 2 दिनों तक ढूंढा गांव में कि आखिर मैंने किसके यहाँ से कबाड़ लिया था, और वो संदीप राठौर का मकान निकला। जिसके बाद जो है इन्होंने उससे पूछा कि क्या ये गहने आपके हैं। फिर बिलिंग देखने के बाद उन्होंने उसको वापस प्रॉपर लौटाए। और इसी ईमानदारी को देखते हुए जावरा विधायक ने उनका सम्मान भी किया है और लोगों से कहा है कि इस तरह की ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है और काले खां ने वाकई हमारे समाज में मिसाल पेश की है। जी। और आपकी जब चर्चा अगर राजेंद्र पांडेय से हुई हो कुछ औपचारिक अनौपचारिक, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है काले खां को लेकर, वो भी जरा साझा करें सुधीर। देखिए, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि ऐसे मामले उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कम देखे, क्योंकि 10-20-25 हजार की जो कई बार आपने देखा होंगे ऑटो में कोई सामान छोड़ जाता है, कोई पर्स मिल जाता है तो छोड़ जाता है, लेकिन 3 से 4 लाख की ज्वेलरी और 75 से 80 हजार की कैश,
तो वो भी कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा कि हमने कहाँ छोड़ा, चूंकि आपने भंगार में बेचा है, डब्बों के अंदर क्या था आपको भी नहीं मालूम है, तो कोई आप पे वाकई ब्लेम नहीं कर सकता था इस पूरे मामले में। तो यही पूरी बात है कुल मिला के, जिसको लेके विधायक भी कुछ खुश हुए कि उनके क्षेत्र में ऐसे ईमानदार लोग भी आज भी मौजूद है, और उन्होंने यही मैसेज दिया है पूरे समाज में कि इस तरह की जो ईमानदारी है वो कहीं ना कहीं बहुत कम देखने को मिलती है, तो लोगों को ऐसी ईमानदारी कहीं ना कहीं बनाए रखना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। एक और खास बात कि लू और गर्मी जानलेवा हो सकती है। राज्य के 4 संभाग हैं, इनमें लू को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा संभाग में लू चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने बाकायदा येलो अलर्ट जारी किया है। और नीचे हम लगातार तापमान भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 40 के पार या 40 के करीब ज्यादातर जगहों के तापमान पहुंच गए। पेंड्रा 42 पे चल रहा है, रायगढ़ 44.6, दुर्ग 44.3, बिलासपुर 43.9। गर्मी के तेवर नीचे आप देख सकते हैं, सावधान रहने की जरूरत आपके लिए है। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ बने हुए, देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, और जानलेवा होगी गर्मी, बहुत एहतियात बरतने की जरूरत। देवव्रत जी बिल्कुल, एहतियात बरतने की जरूरत, सावधान रहने की जरूरत, क्योंकि गर्मी के तीखे तेवर और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। येलो अलर्ट जारी किया गया है रायपुर के 4 संभागों के लिए, जिसमें रायपुर, दुर्ग, इसके अलावा सरगुजा संभाग है, यहाँ पर गर्मी पड़ने वाली है। बिलासपुर संभाग इस वक्त सबसे ज्यादा तप रहा है, क्योंकि बिलासपुर संभाग में ही जो है रायगढ़ आता है, और रायगढ़ इस वक्त प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म है। 44 डिग्री के पार यहाँ पर तापमान पहुंच गया है, तकरीबन 45 डिग्री तक रायगढ़ का तापमान है। इसके अलावा बिलासपुर में भी सूरज के तेवर कुछ ऐसे ही हैं। दुर्ग, भिलाई, रायपुर में भी इसी तरह से ये देखा जा रहा है कि लू के हालात हैं। सरगुजा संभाग की स्थिति भी कुछ इसी तरह की है। तब मौसम विभाग ने फिलहाल येलो अलर्ट की जो चेतावनी जारी की है उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब धूप के समय लोग कम ही बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशन के साथ निकलें, और यही अपील जनता से हम भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से गर्मी के तेवर देखे जा रहे हैं, सुबह 10 बजे का ये तकरीबन वक्त है, और इस समय से ही जो है तेज गर्मी पड़ने लगी है। 12 बजे तक के जो हालात होंगे वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर कहर बरतेगा, क्योंकि लगातार रोजाना जो गर्मी बढ़ रही है उससे अस्पतालों में भी लगातार जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं। और अब क्योंकि गर्म हवाएं चलेंगी और लू के थपेड़े पड़ेंगे, तब ऐसी स्थिति में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। ये अलर्ट लगभग अगर 4 संभागों के लिए जारी किया गया है, मतलब इसकी जद में पूरा छत्तीसगढ़ ही है, 5 संभाग है यहाँ पर, तब ऐसी स्थिति में ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सारी स्थिति को बेहतर बना करके रखें और लोग घरों पर ही रहें। जब ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलें, तब पूरी सावधानी और एहतियात के साथ निकलें। जी, पूरी सावधानी और एहतियात के साथ निकलें। और इस बीच ये भी हुआ है देवव्रत की कई जगह पर मौसम का मिजाज बहुत तेजी से बदला है। एक जैसा मौसम फिर भी समझ आता है, लेकिन तेजी से मौसम का मिजाज बदलना ये और ज्यादा घातक है मानव शरीर के लिए। कई जगहों पर बूंदाबांदी भी इस बीच हुई है। जी बिल्कुल, यही पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा था कि पिछले दिनों बादल छाए हुए थे, कई जगह बूंदाबांदी हो रही थी, और खासकर इससे जो प्रभावित है वो है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर रोजाना हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है। तब ऐसी स्थिति में तापमान तो वहां कम है, लेकिन उमस ने वहां के लोगों को बेचैन कर रखा है। साथ ही साथ एक दिक्कत यहां पर यह भी आ रही है कि मौसम की उतार चढ़ाव की वजह से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को एहतियात के तौर पर यह जरूरी है कि प्रिकॉशन बरतें और साथ ही साथ गर्मी से बचें, और अगर बेमौसम बारिश होती है तो उसमें भी भीगने से बचना चाहिए। और जिस तरह से मौसम विभाग का ये भी कहना है कि जिन 4 संभागों में येलो अलर्ट जारी किया गया है वहां लू तो चलेगी ही, साथ ही साथ जो बस्तर का इलाका है, बस्तर संभाग है, यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
फिर से बादल छाए हुए हैं और पिछले 2 दिनों से दंतेवाड़ा के क्षेत्र में ये भी देखा जा रहा है कि बारिश हो रही है, बारिश जैसे हालात है। तब ऐसी स्थिति में इन इलाकों के लोगों को भी सजग रहने की जरूरत यहाँ पर महसूस हो रही है। जी जी। और एक बात और है देवव्रत की, धीरे धीरे जो प्याऊ कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हालांकि इस बीच आपको मैं याद दिलाऊं कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोशिश की गई थी, वाटर कूलर लगाया गया था, 1 रुपए का सिक्का डालो और पानी निकालो, तो वो 1 रुपए का सिक्का तो ले रहा है, पानी नहीं दे रहा है। कई जगहों पर छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में वो कमबख्त 1 रुपए का सिक्का ले रहा है लेकिन पानी नहीं दे रहा है। कई जगह 1 रुपए का सिक्का लेने से ही वो मना कर देता है। ऐसा नहीं है कि ये योजना आने के बाद बहुत लंबी चली हो, ये योजना आने के बाद ही दम तोड़ चुकी है। बहरहाल देवव्रत, प्याऊ कल्चर खत्म हो रहा है। यही वजह से मुख्यमंत्री ने ये कहा भी है, निकायों को ये निर्देश दिए गए हैं कि हीट वेव से, ग्रीष्म लहर से बचने के लिए जो निकाय हैं वो पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सीएम साहब ने बाकायदा इसको लेकर निर्देश दिए हैं। देवव्रत जी बिल्कुल, तेज गर्मी में जब भी कोई घर से बाहर निकलता है तब ऐसी स्थिति में गला तर करना बहुत जरूरी होता है और जब प्याऊ कल्चर ही खत्म हो जाए तब एक पानी पहुंच का ही साधन बचता है, जो कि एक तरह से मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जगह जगह शहरों में प्याऊ लगाए जाएं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से कोई दिखाई नहीं देता कि बहुत ज्यादा प्याऊ जो है वो आसानी से नजर आ जाए। रही बात वाटर एटीएम की, तो यहाँ पर 19 वाटर एटीएम जो हैं वो इस वक्त खराब हैं, उनका कोई काम नहीं है। तब ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा लीजिए कि गर्मी में इंसान हो सकता है कि पानी के लिए भी भटकता यहाँ पर दिखाई दे। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अगर निर्देश दिए हैं तो उसका पालन भी होना चाहिए और जमीनी स्तर पर प्याऊ खुलने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गर्मी लोगों को झुलसा रही है और ऐसी स्थिति में अगर घर से कोई बाहर निकलता है तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की, और पानी ही अगर लोगों को न मिले, क्योंकि कहा जाता है बिन पानी सब सून, तब ऐसी स्थिति में आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नगर निगम के अधिकारियों को ध्यान देने की कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है वो कराई जाए और जो वाटर एटीएम बंद हो चुके हैं उनको दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि 1 रुपए का जो सिक्का है, जैसा कि आपने बात कही, जी बिल्कुल 1 रुपए का सिक्का है, वो जरूर सिक्का डाला जाता है लेकिन उससे पानी नहीं निकलता। तो कुछ इस तरह की स्थिति फिलहाल वाटर एटीएम्स की है। और जिस तरह से लगातार हीट वेव चल रहा है, येलो अलर्ट जारी करते हुए लू का अलर्ट जारी किया जा रहा है, तब जरूरी ये हो जाता है कि गर्मी से बचने के भी जो पर्याप्त इंतजाम हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दें। फिलहाल नगर निगम द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं वैसी कुछ व्यवस्थाएं शहर भर के इलाकों में दिखाई तो नहीं देती और उम्मीद की जानी चाहिए कि जब इस तरह के अलर्ट, और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री ने ये इस तरह के निर्देश दिए हैं। बने रहिए, जरा वो निर्देश एक बार फिर बता दें, कुछ दर्शक नहीं सुन पाए होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि लू से नागरिकों को बचाने के प्रयास किए जाएं, सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मौसम विभाग ने जिस तरीके से चेतावनी दी है, लू चलने की चेतावनी जारी की गई है, 4 संभागों के लिए यह चेतावनी जारी की गई है। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद इस बात के निर्देश दिए हैं कि सतर्कता बरतनी है स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों को, और पेयजल सार्वजनिक स्थानों पर मिले इसे सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अभिषेक शुक्ल हमारे वरिष्ठ सहयोगी वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, घटते प्याऊ कल्चर के बीच मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पेयजल व्यवस्था हो, अच्छी बात, कम से कम निकायों को उस बात की, निकायों के लिए एक फटकार की तरह ये होगी। जी निश्चित रूप से ललित कहा जा सकता है, और जो भीषण गर्मी पड़ रही है, अभी से कई जगहों पर 44 डिग्री से पार पारा दिख रहा है, तो इस वक्त छत्तीसगढ़ में हाल बेहाल है लोगों का। आम लोग, कहा जाए आम जीवन जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रहा है गर्मी की वजह से, अभी से सन्नाटा हो रहा है और कूलर पंखे तक फेल हो गए हैं। इसीलिए लोगों को किसी प्रकार की जनहानि ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री को फ्रंट पर आना पड़ा है और उन्होंने इसको लेकर निर्देश जारी किए नगरीय निकायों को कि जो कि पहले उनका रूटीन का काम है उसके लिए निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि गंभीरता से सरकार इस हीट वेव को ले रही है, जो कि संकट के तौर पे छत्तीसगढ़ में इस वक्त आया है। तो नागरिकों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि पीने के पानी की व्यवस्था करें, लोगों को शेड देने की कोशिश करें जहां पर लोग रुक सकें। कई ऐसे शेड हैं जहां पर लोग राहत लेते थे, वहां पर भी हालत खराब है, जर्जर है। तो निर्देश के बाद से कहा गया है कि
लोगों को गर्मी से बचाने के तमाम जरूरी उपाय यहाँ पर किए जाए। अलर्ट जारी किया गया है। तो सरकार गंभीर है, क्योंकि इस वक्त अप्रैल महीने में मई जैसी गर्मी पड़ रही है और तपिश अभी से आप समझ सकते हैं, अगर 44 पारा हो गया है तो आने वाले समय में और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वो भी खासकर तब जब अगले 24 घंटे बहुत खास है, भीषण लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी बातचीत, जानकारी, विश्लेषण के लिए। देवव्रत आप हमारे साथ लगातार बने रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से, और ये सिर्फ जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि आपको समझा दिया गया, सरकार ने निर्देश दे दिए, आपको भी खुद से सावधानी बरतनी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।